ओके, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 75। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। 76 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग टाउन ऑफ इंडिया, और इसमें पूछा हुआ है फेमस है किसके लिए, ट्रेडिशनल साड़ी और फैब्रिक के लिए है। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन देख के ही समझ में आता है, ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं। इन दोनों को देख के समझ में आता है कि इन दोनों की टोटल 50% प्रोबेबिलिटी है और इन दोनों की टोटल 50% प्रोबेबिलिटी है। यानी या तो आंसर इन दोनों में से एक होगा या आंसर इन दोनों में से ही एक होगा, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, ओके जी, अब देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले करनाल। करनाल साड़ी के लिए फेमस है? बिल्कुल भी नहीं। अगर करनाल पे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है जो भी है तो वो पंजाबी कल्चर का आता है, क्योंकि अम्बाला साथ में लग जाता है। तो अगर पंजाबी कल्चर का आता है तो वहाँ पे साड़ी वाड़ी का तो कोई सीन ही नहीं होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपने आप खत्म हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ओके जी, उसके बाद देख लो, उसके बाद क्या है आपका चंदेरी। चंदेरी साड़ी सबने सुनी है। कंचन क्या ये कांचीपुरम, ये भी साड़ी सबने सुनी है। तो इसका मतलब ये 2 और 3 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये आंसर भी खत्म हो गया। अब बचता है आपका या तो बी या ही सी। तो बी और सी में से देख लो, भद्राचलम। भद्राचलम की कभी सुनी है? भद्राचलम की साड़ियाँ कभी नहीं सुनी। भद्राचलम क्या है सर? टेम्पल। टेम्पल के लिए फेमस है ये आपका। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। ऑप्शन नंबर बचता है क्या? बी और सी ही आपके पास ऑप्शन बचते हैं। देखो इसके पास, इसमें क्या है कि अगर आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, करनाल ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद आप ऐसे नहीं कि आप 3 ऑप्शंस में पूछते हो, बिल्कुल नहीं। करनाल ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद ही आपको समझ में आ जाता है कि आपके जो है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आंसर ए या बी ही होगा, ये समझ में आता है। बट आपको देखने वाली बात है, आप चंदेरी सबको पता है कि चंदेरी तो होगा ही होगा। ठीक है भाई, तो आता है। ओके जी, कांचीपुरम भी सबने सुना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको पता है चंदेरी और कांचीपुरम, करनाल नहीं भी पता तो आपको पता है 2 और 3 किस में आते हैं, सिर्फ इन दोनों में से। यानी इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, तो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं, करनाल तक तो पहुंचने की भी जरूरत नहीं होती। अब बचता है भद्राचलम। हमने हमेशा, हम जितने भी सुनते हैं साड़ीज के बारे में, तो भद्राचलम ऑप्शन ही कभी नहीं सुना। तो हमेशा आपकी इंट्यूशंस पे भी आपको बिलीव करना होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। अब 77 क्वेश्चन करने की ना 2 चीजें होती हैं। ये आपको क्वेश्चन पेपर से डिसाइड होता है और आंसर की से डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है? अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे क्या ऑप्शन 1 एंड 2, 3 ओनली, 1 2 एंड 3 नन। ठीक है जी, एक बार इसका थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए हम चलते हैं कहाँ पे, पीछे, जहाँ पे आपके 3 ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन उन्होंने दिए हैं 1 2 3, 1 2 3 एंड 3 ओनली। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे देखो यही है, इस तरीके की आंसर क्या है, आंसर नंबर आपका क्या आ जाता है? आपका आंसर नंबर आ जाता है सी। ओके, और देखें तो आपका यहाँ पे देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपका आंसर क्या आता है? आंसर नंबर आता है नन। और क्या है? मैच करना है। यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है? मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है? सिंपल 3 ऑप्शंस दिए हैं और उनसे पूछा गया। तो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है आपका? मैच करना है। मैच करने के और क्वेश्चन देखिए ऐसे। ओके, और देख लेते हैं पहला ऑप्शन। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है जहाँ पे मैच करने की बात आ रखी है 3 में और ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। और दिखेगा क्या? शो मी और जलवा, इसमें ऐसे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, ऐसे ऑप्शन। ओके, इसमें भी नन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। मैच में यहाँ भी नन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। मैच वाला और दिया ही नहीं हुआ क्या? देखो यहाँ पे देखो, ये 3 ऑप्शंस है ना, और क्या है यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस है बट इस तरीके के दिए हुए। तो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट आंसर बी आ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन का भी देखा था ना आपने, आंसर बी आएगा वहां पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैच करना है। मैच करने में आंसर क्या आ रहा है आपका? नन। तो इससे एक बात समझ में आती है, इसी से समझ में आता है और डिसाइड होता है आपका क्वेश्चंस करने का तरीका। सी दिस क्वेश्चन नाउ। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको
ऑप्शंस को मैच करना है और उसी तरीके के ऑप्शन दिए हैं जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में दिए। पिछले 2 क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब सॉरी पिछले 2 क्वेश्चंस में आपने क्या देखा, आंसर क्या आता है, आंसर आता है 9। तो अगर आपको इनका पता है नेशनल हाईवे 4 कहाँ से जाता है, 6 कहाँ से जाता है, 15 कहाँ से जाता है, तो वेल एंड गुड, अपनी नॉलेज के हिसाब से लगाओ। अगर आपके क्वेश्चन सफिशिएंट हो चुके हैं तो वेल एंड गुड छोड़ दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को रिस्क लेना है, नहीं मेरे को करना है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी तक पूरी तरीके से अटेम्प्ट नहीं हुए, तो क्या करोगे, पिछले जो भी आपने 2-3 क्वेश्चन देखे तो 2-3 क्वेश्चन में आंसर नन है, खासकर उन क्वेश्चन में जिसमें मैच कर रहे तो उसी तरीके के आंसर से मिलाओ ना। तो अगर मेरे को रिस्क लेना है तो मैं रिस्क कहाँ पे लूंगी, डी ऑप्शन पे। जब मैंने किया था तो मैंने ऐसे ही किया था, रिस्क लिया, डी ऑप्शन पे किया, तो ऑब्वियस सी बात आपका आंसर क्या हो जाता है, ठीक। मुझे नहीं पता था कि ये नेशनल हाईवे कब कहाँ से जाता है, मुझे आज भी नहीं पता नेशनल हाईवे ये कहाँ से जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सारे थोड़ी करके आने वहाँ, कुछ तो छोड़ देने। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 78, कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ओके, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, हमें क्या देखना है, कौन सा बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल ट्रेडी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। जब भी फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात आती है कि हम बायोडाइवर्सिटी की बात नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप बात करते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो उसमें एक चीज आ जाती है ना, ये इंक्लूड हो जाती है, दैट मीन्स ये तो सही होगा। कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, जब डिसर्टिफिकेशन को कॉम्बैट कर रहे हो तो भी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर रहे हो, ये भी सही है। और हेरिटेज की अगर आप बात कर रहे हो, अगर आपको पूरा नहीं पता ना, इसमें ये थोड़ी पता करना है कि यार वाकई ये चीज बोली गई है नहीं बोली गई है, कन्वेंशन के को कहाँ पे कौन से आर्टिकल नंबर में ये चीज बोली गई है या ट्रीटी के किस ऑप्शन में ये चीज बोली गई, नहीं देखना, इसके नाम बता रहे हैं ना, यहाँ पे जेनेटिक रिसोर्सेज फूड एग्रीकल्चर की बात हो रही है, बायोडाइवर्सिटी की बात करोगे तभी तो कहते हो मोनोकल्चर क्रॉप नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो तब भी यही चीज है, बायोडाइवर्सिटी को आप प्रिजर्व कर रहे हो, वर्ल्ड हेरिटेज है तब भी यही है। इसका मतलब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस का जो भी आंसर निकल के आता है वो आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, अब आपको करना है कि थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो इस ट्रीटी के बारे में कि यहाँ पे जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड ट्रीटी क्या कहती है, कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो है उसमें क्या कोई गोल अपनाया गया है, मतलब समटाइम्स होता है ना टारगेट्स होते हैं आपको कि हमें इस साल के एंड तक ये कर लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आर से रिलेटेड स्टेटमेंट है। पहली कहती है इनिशिएटिव है यूनेप का और यूनेस्को का, तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आ गया और 2 ऑर्गेनाइजेशन, मान लो एक अगर आपको नहीं पता किसने किया है तो एक हो सकता है ना कि अगर मान लो एक ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है, क्या पता दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कोई और हो, तो नहीं हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट को आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेट करते ही आपको ये पता चल के आपकी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो अब आपको दो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ ध्यान ही नहीं देना, बट यहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो तो देख लेते हैं, इट इज अ मोमेंट विच पार्टिसिपेट स्विच ऑफ। इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को स्विच ऑफ करना पड़ता है लाइट को फॉर 1 आवर ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर। इससे यहाँ पे ये चीज पता चल गई ना, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे एनालाइज करते हुए पढ़े तो आपने क्या चीज ध्यान देनी है, आपको फोकस करना है, चीजों को ऐसे ही नहीं पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है स्विच एक घंटे के लिए आपको क्या करना है, लाइट को बंद कर देना है ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर। अब आपसे अर्थार के बारे में पूछ सकते हैं ना कि अर्थार हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, या फिर ये फलाना फलाना 29 मार्च को ही मनाया जाता है, 29 अप्रैल को ही मनाया जाता है, कोई डे फिक्स कर दिया। और यहाँ पे यूपीएससी खुद बता रहे हैं ना कि उसमें आपको 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ करनी है, एक सर्टेन डे पे लाइट ऑफ करनी है और हर साल ये किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ से अगला क्वेश्चन बन गया इसी से रिलेटेड, इसी एक स्टेटमेंट से 3 स्टेटमेंट अपने यहाँ बन गए, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसको आपको करना है। अब इसको करता कौन है, तो आपका WWF इसको जारी करता है, अर्थार के को ऑर्गेनाइज करता है। इट इज अ मोमेंट टू रेज अवेयरनेस। ऑब्वियस सी बात है अगर आप स्विच ऑफ कराना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा पब्लिक को स्विच ऑफ करने का फायदा क्या होगा, इसका मतलब आप अवेयर करना चाह रहे हो उसको। दोनों बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है तो आपकी स्टेटमेंट तीनों दोनों के दोनों साथ आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन की करेक्ट सीक्वेंस पूछ रखे हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि डायटम्स तो सबको पता है कि डायटम्स सबसे पहले भी आने हैं। अब लेकिन डायटम होते क्या है ये अब आपको एनालाइज करते हुए इस चीज को रिवाइज कर लेना है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर डी गया। अब बचता है मेरे पास क्या है, डायटम क्रिटिशियस हेरिंग्स। जो हमने कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 74 में देखा था कि कौन सा दूसरी क्लास से बिलोंग नहीं करता, और जिसमें कहा था कि आप पता है क्रैब्स है। तो क्रैब क्या है आपका, क्रैब क्या होता है, क्रिटेशियस होता है, क्रिटेशियंस होता है, ठीक है। उस टाइम पे मोस्टली सबको नहीं पता था इसका आंसर। अब फिर वो गैस करने वाले बात है कि ए और सी में से आप किसको चूज करोगे।
ठीक है, 50-50 यहाँ 50-50 पहुंचते हैं, इसके बाद आपके ऑप्शन गलत होंगे, ये सही होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। बट हेरिंग्स का में क्या होता है, छोटी फिश वगैरह आती है, और क्रस्टेशियंस में क्या होता है, क्रैब्स वगैरह आते हैं, तो फिश इनको खाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। तब नहीं बताता कोई बात नहीं, अब पता है ना, वेरी गुड। आप देख लो इनमें इनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ी थोड़ी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चीज आपको फोकस कर लेने हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 क्या कहता है, पार्टीशन हुआ बंगाल का मेड बाय लॉर्ड कर्जन ने किया 1905 में। तो नेक्स्ट ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, पहला आंसर बनता है। यहाँ पे कितने कब किया था, 1905 में। अब यहाँ पे आपके दो काम है, एक तो आपको ये देखना है कि इसकी घोषणा कब की गई थी, ठीक है, और दूसरा था एक्चुअली में ये लागू कब किया गया था। तो दोनों डेट जो है आपकी, दोनों डेट का डिफरेंस है यहाँ पे। तो दोनों डेट कौन सी है, ये डेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट अंटिल कब तक लास्ट रहा था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर when the Indian troops were needed by the British and the partition was ended। बिल्कुल नहीं, पार्टीशन तब तो एंड नहीं किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब यहाँ पे देखो आपका काम क्या बनता है कि मैं ट्राई करूँ याद करने की कि यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, यानी आपकी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आई थी, यानी आपकी खिलाफत मूवमेंट आई थी, ठीक है, 1919 में। फिर यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए वो था कि गांधी का क्या स्टैंड था, कि गांधी ने बोला था कि ठीक है आप पार्टिसिपेट करो, ब्रिटिशर्स को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। फिर यहीं पे था एक खिलाफत जो मूवमेंट आती है, वही खिलाफत मूवमेंट ऐसी होती है हिस्ट्री में जिसमें कि आपके हिंदूज और जो मुस्लिम्स थे उनका सबसे ज़्यादा एक्सेस में दोनों का कंट्रीब्यूशन देखा गया था, क्योंकि उसके बाद किसी भी मूवमेंट में वो चीज़ दोबारा देखने को ही नहीं मिली थी, क्या रीजंस रहे थे उसके, ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए इस टाइम पीरियड पे। किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे, उन्होंने कर्जन एक्ट को एब्रोटेज कर दिया था, कब, जबकि जब आपका दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। ये क्या है, आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है। अब आपका काम क्या बनता है, आपका काम बनता है कि आपको ये देखना है कि दिल्ली दरबार जो है हिस्ट्री में कितनी बार लगा था, जैसे 3 बार लगा था, कौन कौन से टाइम पीरियड पे लगा था, जब जब दिल्ली दरबार लगा था तो कौन कौन उसमें आपको उन्होंने कौन कौन से वहाँ पे किंग रहे या किसके टाइम पीरियड में लगा था, ये आपका काम बनता है। गांधी जी ने लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो अगली बार सिविल डिसोबीडियंस के बारे में यूपीएससी पूछ सकता है, यहाँ पे हिंट दे रहा है ना कि मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि 75 डेज में आप ये स्ट्रेटेजी अपनाएं तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ऐसा करें तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ, अगर आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पीवाईक्यूज कर लिए, उनको एनालाइज किया इस तरीके से जैसे कि आपको बताया जा रहा है, प्लस आपने एक एक जो ऑप्शन है आपने ट्राई टू फाइंड आउट कि एक एक ऑप्शन का आंसर अगर यही है तो क्यों है। अगर तो आपने किसी ऑप्शन को गलत सिलेक्ट किया है तो वहीं पे मार्क कर लो अपनी पेंसिल से, क्यों मैंने इसको क्यों गलत सिलेक्ट किया है, मैंने इसको क्यों सही सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यही यही एकमात्र चीज ऐसी है जो आपका प्रीलिम्स क्लियर करा देगी आसानी से, और यहीं से टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपको पता हो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगर आपको यहीं पे देखो आपको दिमाग में आना चाहिए कि कब हुई, किसने इसको कहाँ कहाँ पे ये हुई थी, इसमें किसने सपोर्ट किया था, मतलब मुस्लिम्स ने कैसे सपोर्ट किया था, हिंदूज ने कैसे सपोर्ट किया था, जो आपके वर्कर्स थे उनका क्या सपोर्ट रहा था, जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी जो आपके मजदूर टीनेंट्स वगैरह थे उनका कैसे सपोर्ट रहा था, ठीक है। तो और कौन कौन से थे इसमें, कोई जेल गया था नहीं गया था, उसके आगे क्या हुआ था, पीछे क्या हुआ था, तो यही होता है रिवाइज करने का तरीका। अब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो ये भी नहीं बनता आपका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं हम 82 में। 82 में क्या कह रहा है, 1929 का सेशन जो था वो ग्रेट सिग्निफिकेंस रखता है इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1919 का जो सेशन हुआ था उस सेशन की अध्यक्षता प्रेसिडेंट कौन उसके प्रेसिडेंट रहे थे हमारे, क्या उसमें ये चीज क्या चीज बोली गई थी, क्या चीज नहीं बोली गई थी, क्यों हुआ था 1989 का सेशन, क्योंकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया था कि नेहरू रिपोर्ट से जो है जवाहरलाल नेहरू जी अनसेटिस्फाई होके उन्होंने घोषणा कर दी थी पूर्ण स्वराज की, तो ऐसा क्या हुआ था। फिर गांधी की डिमांड क्या थी, जिन्ना की डिमांड क्या थी, और कैसे आप मतलब कैसे रिवाइज करना चाहते हो अपने टॉपिक को, कि मैं बस कॉपी उठाऊं और मैं उसको पढ़ रहा हूँ कि हाँ मैंने उसको इतनी बार रिवाइज किया, मैंने उसको 10 बार 50 बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ी, क्यों कर रहे हो आप 50 बार रिवाइज, इतना फालतू टाइम है क्या आपके पास।
ये कहता है अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, क्या था? पूर्ण स्वराज हमारा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये पता चलता है अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, अटेनमेंट ऑफ, तो दोनों वर्ड सिमिलर है, अटेनमेंट ऑफ, अटेनमेंट ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दोनों वर्ड सिमिलर हैं, तो यहाँ से ये पता चला कि अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? बी ही होगा। ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती व्हेन इट कम्स टू सिमिलर ऑप्शंस। बट देख लो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1929 में, तो नहीं हुआ था, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास हुआ था। ग्राउंड टेबल 1932 के आसपास हुई थी, ये तो तब भी नहीं हुआ था, इसके बाद हुआ था ये सब कुछ। तो ठीक है, इसका मतलब बी ऑप्शन। अब देख लो, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल पार्टिसिपेट किसमें किया था? कांग्रेस ने। कांग्रेस की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? और कौन कौन सी पार्टीज थी, या कौन से ऐसे पर्सन है जिसने तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? उसके बाद क्या हुआ था फिर? जो है हम आपके पास जो पूना पैक्ट होता है वो क्या होता है? मतलब जिसमें अम्बेडकर जी गांधी वाला था, वो क्या था? फिर गांधी कैसे सेटिस्फाई होते हैं कि मैं जाऊं और आपकी राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करो, उसके बाद फिर फेल हो जाती है वो भी। तो ये सारी की सारी यहीं पे रिवाइज करना है, यहीं पे टॉपिक को रिवाइज कर लो, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। क्वेश्चन नंबर आता है 83। 83 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द फेमस सत्तरिया डांस के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमने क्वेश्चन किया था एक पीछे जिसमें थी क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। इसी तरह से जैसे 8 क्लासिकल लैंग्वेज है तो 8 ही आपकी क्लासिकल डांस है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए 8 क्लासिकल डांस कौन से हैं। दूसरी बात, क्लासिकल डांस यानी जो आपकी साहित्य नाटक अकेडमी जो आ जाती है वो वाली आ जाती है, तो उसके अंतर्गत 8 डांस कौन कौन से होते हैं? उन 8 डांस की तो इसने उन 8 डांस में से एक डांस की तो इसने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी। अगर इसने एक ही पूछे तो आप जो बच्चे बाकी बच्चे 7 हैं उनको भी देख लो कि इसमें म्यूजिक होता है, डांस होता है, ड्रामा होता है। अब सत्तरिया डांस है, डांस बिना म्यूजिक के तो हो नहीं सकता ना। इसका मतलब तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है जी, ओके जी, पहली स्टेटमेंट ठीक होता है, ये गलत हो गया। ऑल ऑफ द अबव इसमें कभी आंसर नहीं होगा, बच्चा कौन सा आपका? ए या बी में से आंसर होता है। ठीक है, अब ये हम ऑल ऑफ द अबव आंसर को एलिमिनेट कर देते कि सिर्फ तभी होता है क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई है, आपने देखा हुआ है हर तरीके से। ठीक है, इट इज अ सेंचुरी ओल्ड, तो ये असम का है, वैष्णविस्ट करते हैं। अगर आपने पढ़ा है ये चीज तो बिल्कुल ठीक है, ये तो सही बात है। अब थर्ड होगा नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ऑलरेडी गलत हो जाता है। और इसमें कहा गया है कि ये इन्होंने कंपोज किया, इसने कंपोज किया, इसने। अगर एक ने भी ना किया होगा तो फिर हम क्या करेंगे? इसका मतलब हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 84 मुझे उस टाइम पे बड़ा अच्छा लगा था। क्यों अच्छा लगा था? क्योंकि हमेशा मेरे दादाजी के साथ हम ये चीज डिस्कस करते रहते थे। वो बताते थे जैसे, पर वो ऐसे क्षेत्र वेत्र नहीं बताते थे, मतलब हरियाणवी में थोड़ा ऐसे होता है, चेत बैसाख साढ़ सामण भादवा और इस तरीके से, पर वो बोलते रहते थे तो पता था कि हाँ ठीक है। वो सिखाते थे कि क्या बोला जाता था उस टाइम पे। तो इसका आंसर तो मुझे ऑलरेडी पता था कि या तो 22 मार्च होता है या 21 मार्च होता है। अगर नहीं पता तो आप देख लो, और ये देख लो कि चित्र जो होता है वो स्टार्टिंग का होता है या फिर बीच में आता है ईयर के, या फिर क्या चीज़ है। ओके, अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 85। 85 क्या कहते हैं? बताना है पेयर, और इसमें देख लो फॉलोइंग में। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, कौन से आपके करेक्टली मैच है, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पे नन का ऑप्शन ही नहीं दिया उसने। इसका मतलब क्या है? यानी कि वो वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। अब देख लेते हैं आपका क्या है क्या नहीं है। अजंता, अजंता में सबको पता है महापरिनिर्वाण, किसी को नहीं पता महापरिनिर्वाण अजंता में है? तो बिल्कुल है। अब आपका काम क्या बनता है यहाँ पे? आपका काम ये बनता है आप अजंता और एलोरा को करो, डिफ्रेंशिएट करो। क्योंकि अजंता के बाद यूपीएससी ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि अजंता केव जो होती है वो किस रिवर के उसमें आती है, जिसका नाम था वागोरा रिवर। फिर आप देख लो किस बैंक पे आती है, कौन कौन इसके आसपास होता है, किस कौन से पर्टिकुलर हिल से ये बिलोंग करती है, वहां पे वो चीज देखो। महापरिनिर्वाण अजंता में टोटल कितनी केव्स है? जैसे 29 केव्स है। तो क्या सारी चित्त है या विहार है, या फिर वो किसी वैष्णव क्लट से बिलोंग करती है, शैविज्म है यहाँ पे, या फिर इसमें हिंदू भी है, जैन भी है, बुद्ध है, या बुद्ध से रिलेटेड है, अकेला किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे देख लो, क्योंकि जब आप एलोरा देखोगे तो उसमें तीनों का प्रतिनिधि मिलेगा, आप अजंता देखोगे तो उसमें बुद्ध से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। 29 है तो इसमें चैत्य भी है, विहार भी है। अब चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, और सारी क्या चीज है। तो यहाँ पे अब यही होता है रिवाइज का तरीका। तो फर्स्ट वन इज योर करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट होते ही ये गया। अब ऑल ऑफ द वो तो इसमें होगा ही नहीं, तो यानी बचता ऑप्शन 2 और 3, 2 या 3 में से एक ठीक होगा। देखो 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि वरा अवतार इमेज, जिसमें इनार्केशन ऑफ विष्णु एज द गॉडेस फ्रॉम द डीप एंड काइटिक वाटर स्क्रप्चर्स माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान। और वरा इमेज, वरा
अवतार की इमेज कहाँ है, आपके एमपी में आती है। और दूसरा क्या है, ये तो भले ही चलो आप मान लेते हैं कि 1% आप नहीं पढ़ते, लेकिन ये दोनों चीजें तो आपकी एनसीईआरटी में, ये दोनों चीजें तो आप पढ़ते हो। अजंता भी पढ़ते हो, मल्लापुरम भी पढ़ते हो, जिसमें आपको अर्जुन पिनांस और डिसेंट ऑफ गंगा के बारे में बताया गया, यानी राम के जो डिसेंट थे, जो भी थे आपके एंसेस्टर्स थे, वो क्या थे, गंगा को धरती पे लाने के लिए उन्होंने प्रेयर्स की थी, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। और अर्जुन ने वहाँ पे शिवलिंग की प्रेयर की थी, क्यों, क्योंकि उन्हें एक ऐसा वेपन चाहिए था महाभारत के युद्ध के लिए। तो ये भी चीजें दिखाई गई है। इसका मतलब क्या है, 1 और 3 तो करेक्ट है, और ये आप क्या है, साइंस वाला क्वेश्चन तो है नहीं जिसमें आप ऑल ऑफ द अबव मानोगे। दूसरा मैच करने वाला है, तो ऐसे तो है नहीं कि यूपीएससी इतना भलाई कर देगा कि आपको सारे के सारे ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन तो गलत देगा। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव आंसर होते ही पता है 3 है, तो इसका मतलब 1 and 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो समटाइम ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन में ही आपको ट्रिक लगा के सोल्व करना है। सम क्वेश्चंस में आपको आपकी नॉलेज से भी काम करना होता है। ओके, तो ओके, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, गदर के बारे में पूछ रखा है। गदर क्या है, गदर क्या था, ए रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस, और हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को। बिल्कुल सही है। गदर पार्टी, जिसने भी नॉर्मल आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, गदर पार्टी के बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब आपका काम यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था, तो इसके लीडर्स कौन थे, वो आपसे लीडर्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या था, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर, बिल्कुल नहीं था। मिलिटेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बर्लिन में नहीं थी। कम्युनिस्ट मूवमेंट की, कम्युनिस्ट मूवमेंट भी नहीं थी। क्या थी, ये रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी। अगर आपको पता हो, गदर पार्टी लाला लाजपत राय रिवोल्यूशनरी उससे जुड़े हुए थे, तो यहीं पे आपका क्या है, आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब देख लो यहाँ पे कब बना था इसका हेडक्वार्टर, या इससे रिलेटेड कोई न्यूज़पेपर आता है या नहीं आता है, कौन कौन से इससे रिवोल्यूशनिस्ट इससे ऐड होते हैं, कौन से ऐड नहीं होते हैं, उनकी रिलेटेड जो स्टोरीज होती है। यही तरीका है आपका रिवाइज करने का। ठीक है। तो अगर आपने अब तक ना बाकी वीडियोस नहीं देखी है, तो वो भी देखिए, दे आर क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।